अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट कह लें या इस वक्त कह लें एक तमाशा लगा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम जब अनाउंस होती है तो उस टीम की अनाउंसमेंट के बाद लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ना क्रिकेटर्स को, ना फैंस को, ना फिर आप देखें ना कि आज तो ये खबरें भी आ गई कि कप्तान बाबर आजम भी खुश नहीं। तो फिर ये टीम किसने सिलेक्ट की है? मोहम्मद वसीम ने क्या अकेले ये टीम सिलेक्ट की है या इस टीम के अंदर किसी और की मुशावरत भी शामिल है? इसके साथ साथ मिसबाउल हक और वकार यूनुस दोनों आपके जो मेन कोचेस हैं, हेड कोच और बॉलिंग कोच, उनका वर्ल्ड कप से सिर्फ 40-45 दिन पहले मुस्ताफ़ी हो जाना, ये पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट बिकम अ लॉफिंग स्टॉक राइट नाउ। लोग ये बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो तमाशा लगा हुआ है, ये आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हम कभी सेट हो पाएंगे? इसी तरह पाकिस्तान में जो सिलेक्शन के बाद प्रॉब्लम है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि एक टीम में ओपनर ही मौजूद नहीं है, यानी कि रिजवान और बाबर मेकशिफ्ट ओपनर हैं। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास जो ओपनर है वो मौजूद ना हो स्क्वाड के अंदर। बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो इस टीम पर उठ रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के हालिया सारे मामलात पर उठ रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जनाब, आपने हेडलाइन देखी और अब चलते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट और उनके हेड कोच आकिब जावेद इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। आकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये कैसी टीम है? सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं आकिब साहब कि ये ना तो जाने वाले हेड कोच को पसंद थी, ना बॉलिंग कोच को रिपोर्टली पसंद थी, आज कह रहे हैं जी कप्तान को पसंद नहीं है। ये टीम सिलेक्ट किसने की है और ये किसकी टीम है? देखिए, ये अगर मुझे भी पूछेंगे तो मुझे भी पसंद नहीं आएगी। उसकी वजह के मैं आपको ना एक बुनियादी वजह बताता हूँ जिसकी वजह से आज ये सारा जो केओस है ये हमारे सामने है। उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि जो कोच है वो बाहर बैठ के टीम को जिताता है या हराता है। ये इसमें कोच का कोई अमल दखल नहीं होता जब आप वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है। ये जो चीफ सिलेक्टर और चीफ आपका हेड कोच है, ये एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमने 1 साल में 2 साल में किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किन लोगों के ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है, और एक वो 15 से 20 या 20 लोगों को वो लेके चलते हैं और उनको सबसे पहले एवेल्युएट करते हैं कि क्या हमें जो हमारा प्लान है, जिस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेलनी है, वो 20 लोग कौन है जी। तो फिर तो आप एक टीम डेवलप कर लेते हैं। आप दुनिया की कोई टीम देखें, आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उन्होंने अपनी चीजों को बेहतर किया है। ऑलमोस्ट 1 या 2 चेंजेस उन्होंने 3-3, 4-4 साल में उन्होंने किए हैं। इन्होंने 65 से ज्यादा प्लेयर्स और एक नंबर पे 6-6 लोगों को ट्राई किया है। और अब जाके सबसे बड़ा जो मजाक नजर आया था वो था जब इंग्लैंड सीरीज में इन्होंने जो T20 में 4 ओपनर्स खिलाए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप 2-2.5 साल गुजारने के बाद अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपने किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है। आपका पूल ऑफ जो प्लेयर्स हैं वो कौन है जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। आकिब भाई, मैं टीम पर आऊंगा। आपने टीम की बात की, लेकिन सर ये तो हमें कोचेस का नहीं पता। ये तो पहली मर्तबा हो गया क्रिकेट की तारीख में कि वर्ल्ड कप से तकरीबन 40 दिन पहले प्रेस रिलीज के मुताबिक पीसीबी, क्या प्रेस रिलीज आपने पढ़ ली होगी आकिब भाई? आपके तो अब तक मैंने कोई 10 इंटरव्यू देखे हैं, आपने सारी चीज़ों पर बात की हुई है। वहाँ लिखा हुआ है जी, मिसबाउल हक कह रहे हैं कि मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। आप भी हेड कोच हैं, पूरा साल लाहौर कलंदर्स के लिए आप एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप पीएसएल से 15 दिन पहले कह दें कि जी मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूं, मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूं? ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या मजाक हो रहा है? देखो, इसमें आपको बताऊं, ये जो चेंजेस की बात जो है वो इंग्लैंड की सीरीज के दौरान शुरू हो गई थी और मानी साहब और वसीम खान ने ऑलरेडी ये फैसला कर लिया था कि ये वेस्ट इंडीज के बाद जब ये आएंगे तो हमने इनको चेंज करना है। अच्छा, अब एक चीज और मीडिया में सामने आई है जी कि जो आपके हेड कोच हैं उन्होंने कहा कि मुझे शुएब मलिक और सरफराज चाहिए टीम के अंदर। तो सवाल ये बनता है कि जब आप 2 साल से 2.5 साल से जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे जी, और उस वक्त शुएब मलिक किधर थे, आज आपको शुएब मलिक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप क्यों चाहिए? अगर आप चाहिए थे तो कम से कम इंग्लैंड से उनको शुरू कराते, वेस्ट इंडीज उनको लेके जाते, न्यूजीलैंड अभी खिलाते, ताकि पता तो चलता ना कि वो किस फॉर्म में है,
किस टच में है, तो अचानक आपको कैसे याद आ गई शुएब मलिक की। और अगर आपको सरफराज अहमद को कंटिन्यू करना है तो आप उनको ऑन एंड ऑफ मैचेस नहीं खिला सकते थे, क्यों रखना है आपने एक सीनियर प्लेयर जो आपका कप्तान रह चुका है, उसको बेंच पे बिठा के आप अचीव क्या करोगे? आकिब भाई आप भी इतने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, आपने पीसीबी की जो प्रेस रिलीज पढ़ी, मीडिया रिपोर्ट्स को अभी हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन आपने जो प्रेस रिलीज पढ़ी आपके इल्म में है ना, जिसमें लिखा हुआ है पीसीबी ने कोट एंड कोट कि मिसबाह उल हक ने कहा जी मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं क्वारंटीन में था तो मैंने जायज़ा लिया 2 साल की कारकर्दगी का, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन आकिब साहब अगर उनको ये कोरोना वायरस ना होता और वो क्वारंटीन में ना होते, वो जायज़ा ना लेते, तो क्या मतलब ये कोरोना की वजह से उनको याद आ गया कि वो सही काम नहीं कर रहे? ये किस किस्म की प्रेस रिलीज है, ये किस किस्म की जस्टिफिकेशन है? आप इस पे यकीन रखते हैं कि फिर वक़ार यूनुस भी बोलें कि चूँकि मिसबाह भी जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी आसानी से लोग ओहदा छोड़ते हैं? और फिर वर्ल्ड कप से पहले बड़ा सही ट्वीट किया अभी एक हमारी साथी जर्नलिस्ट है रोहन नदीम कि ये PR डिजास्टर ही पाकिस्तान क्रिकेट का, पूरी दुनिया हंस रही है कि वर्ल्ड कप से पहले इनके कोचेस घर चले गए कि जी हम रेस्ट लेना चाहते हैं, हम मजीद काम नहीं करना चाहते, एक गया दूसरा पीछे चला गया। ये किस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और आप इन पर यकीन रखते हैं? देखिए बात तो ये है कि इनको तो ऑलरेडी उन्होंने कुछ टाइम दिया होगा कि अपनी जो चीजें हैं उनको बेहतर करो, तो प्रोसेस बना लो। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमें ये नहीं लगता कि इनकी आखिरी जो सिलेक्शन थी वेस्ट इंडीज की या इंग्लैंड की, तो ऐसे लग रहा था जैसे आज ये आए हैं और ये लड़कों को अब इन्होंने ट्रायल करना शुरू किया है। अगर आप 2.5 साल ट्रायल्स ही लेते जाएंगे और 65 लोगों को आप रीशफलिंग में डाल दोगे, इस वक्त जितने प्लेयर्स हैं वो इतने के ज्यादा कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि एम आई इन एम आई आउट। स्वाय आपके इन सालों में बाबर आजम बचा है जो स्टेबल रहा है, मोहम्मद रिजवान है, इसके अलावा तीसरा कौन बैट्समैन मुझे तो अपनी नजर आता है। ठीक है, 2 आपके बैट्समैन बचे हैं, शहीद शाह अफरीदी एक बॉलर बचा है, हसन अली बचा है और शदाब क्योंकि उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ वो बचा है, वो कभी अनफिट है कभी नहीं फिट। तो ये कौन सी दुनिया की टीम है जिसमें आप आज टीम बनाने जा रहे हैं तो आपको पता है कि सिर्फ 4 लोग हैं जो कि श्योर है कि वो होंगे और वो खेलेंगे। तो इससे अब आप उनको कंटिन्यू कराते भी तो उनके होने से क्या फायदा होना था? आप उसकी स्टेटमेंट उनकी देख लें कि वो कह रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड कप की टीम में शुएब मलिक चाहिए। उनको शुएब मलिक वेस्ट इंडीज नहीं चाहिए, उनको इंग्लैंड नहीं चाहिए, उससे पहले नहीं चाहिए, अभी चाहिए, वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। तो कौन मानेगा कि आपकी बात कि आप क्या बात आप कर रहे हैं? आज आपको समझ आ गई कि वो सीनियर है, वो फिट है, वो यूटिलिटी प्लेयर है, तो उससे पहले उसको आपने क्यों नहीं खिलाया? ठीक है आके भाई, हमें एक न्यूज़ ब्रेक शामिल करना है। न्यूज़ ब्रेक से वापस आकर जो पाकिस्तान की वर्ल्ड की टीम अनाउंस हुई है, कोई ओपनर नहीं है। अगर आप देखें रिजवान और बाबर पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट ओपनर बनाए गए हैं, मेकशिफ्ट ओपनर माफ़ कीजिएगा, मतलब फ़खर और शर्जील जो कि प्रॉपर ओपनर्स हैं, मैच विनर्स भी हो सकते हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बनी। आकिब साहब की राय जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदेद और हमारी बातचीत जारी है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब से। उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको पता है कोचेज़ के हवाले से जो डेवलपमेंट है, और कुछ देर में हम अपने रिपोर्टर अबू बकर बिलाल को भी ले लेंगे, जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नामजद चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने पाकिस्तान की टीम से ही मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आज ये आई कि बाबर आजम भी खुश नहीं है। तो अबू बकर से भी जानेंगे कि अंदर की स्टोरी है क्या, बेसिकली क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब से भी जानेंगे, और आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। आकिब साहब मुझे सुन सकते हैं आप? आकिब जावेद नहीं, उनको कुछ देर में ज्वाइन कराते हैं, अबू बकर से ही बात करेंगे, लेकिन आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं जो कोचेज़ के हवाले से इस पर तमाम डिबेट जारी है। कौन होगा नया कोच? मुल्की के बजाय गैर मुल्की इस बार है फेवरेट। पीसीबी ने प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के इस्तीफे के बाद जल्द कोचेस की तलाश के लिए इश्तिहार जारी करेगा। इस मरतबा हेड कोच की पोस्ट के लिए गैर मुल्की फेवरेट है। जराये के मुताबिक पीटर मोर्स और एंडी फ्लावर दीगर कोचेस से जल्द राब्ते शुरू किए जाएंगे। पीटर मोर्स पहले भी पाकिस्तान की पेशकश ठुकरा चुके हैं। पीसीबी कोचिंग के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कोच फाइंडिंग कमेटी तश्कील देगा और इस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कोच मुकर्रर किया जाएगा। दूसरी जानिब वकार यूनुस ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग को अपने लिए बाइस फख्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि खुदा हाफिज कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अब तब्दीली का वक्त है। आकिब भाई, ये
नए हेड कोच के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी ज़रूर हम रहनुमाई चाहेंगे कि जो टीम अनाउंस हुई है इसमें अगर रिजवान और बाबर जो कि मेक शिफ्ट ओपनर्स हैं, उनके अलावा जो इम्पैक्ट प्लेयर आपके हो सकते थे, फ़खर जमान, शर्जील का तो चलें अभी चूँकि उनकी वापसी हुई थी, बट जिस टीम में ओपनर ही ना हो और आपके पास स्पेशलिस्ट T20 के पावर हिटर टाइप ओपनर ना हो, इस टीम के मुतालिक आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें फ़खर के साथ ज्यादती हुई है, उसको यह था क्योंकि वो एक मैच विनर है और गुड डे वो आपको सिंगल हैंडली मैच जितवा सकता है। शर्जील की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं कि उसको तो पहले ही नहीं लाना चाहिए था। और रमीज राजा की इस सोच के ऊपर मैं जरूर उनको दाग दूंगा कि इस टीम के अंदर मुझे कोई भी टेंटेड प्लेयर नजर नहीं आता, जो कि रमीज राजा हमेशा से ये कहते थे कि ये जो टेंटेड प्लेयर्स हैं एक दफा फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको वापस नहीं लाना चाहिए। सर, शर्जील की फिटनेस ठीक थी, चलें ये आपका पॉइंट ठीक है, आप और रमीज राजा की सोच शुरू से इस और हम इसका एहतराम भी करते हैं, लेकिन शर्जील की फिटनेस ठीक थी। उसकी तो फिटनेस के ऊपर ही आपने उसको नहीं रखना, और बाकी जो आजम खान है, मेरा यही सवाल था सर, आपने मेरे मुंह से सवाल छीन लिया कि अगर शर्जील फिटनेस पे नहीं आ सकते तो सर आजम खान तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, वर्ल्ड कप में आप उनको भेजने डायरेक्ट एज अ रिजर्व बैट्समैन, विकेट कीपर, ये किस तरह की ये सिलेक्शन किस तरह जस्टिफाई होगी? देखिए, हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तो दोनों को चाहता हूं कि वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस फिटनेस और ये 20th सेंचुरी के अंदर। इस तरह की हरकतें अगर 60s 70s में हुई हैं तो दैट्स वो वक्त था। आज जो लोग जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स की नेशनल टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप इस टीम को अगर देखें तो बाबर और एक आपका रिजवान है और एक हफीज है, ये तीन लोग वो हैं जो पिछले साल से टीम के साथ हैं और उसी रोल में वो खेलते आ रहे हैं। बॉलिंग की अगर आप बात करें तो उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग फिर भी क्योंकि यूएई में आप खेल रहे हैं तो उसमें बॉलिंग फिर भी आपकी बेहतर है, अच्छी बॉलिंग है, जिसमें शाहीन है, हसन अली है, हारिस है, मोहम्मद वसीम को थोड़ा जल्दी कर गए क्योंकि आप सारा साल 2 साल से आप फहीम अशरफ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, और जब वर्ल्ड कप आया तो आपने एक नए बच्चे को लाके डाल दिया। तो ये सारा कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, उसको चैनलाइज करना आपने आते जब अभी हेड कोच आएगा तो उसको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेगा एक ग्रुप और उसको 3-4 साल मुसलसल खिलाना पड़ेगा। आप दुनिया की कोई टीम नहीं बना सकते जब आप एक टूर के बाद 6-6, 7-7, 8-8 लोगों को चेंज करें, आप कभी नहीं कोई टीम बना सकते। और इसकी मिसालें भी हैं, अगर हम 90s की देखें तो एक प्लेयर नहीं चेंज होता था 10-10 साल, वही आपके बैटिंग ऑर्डर्स हैं, वही आपके बॉलर्स हैं। इसी तरह अगर आप आज इंडिया की टीम देखें, न्यूजीलैंड देखें, इंग्लैंड की टीम देखें, तो वो उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो लाने से पहले सोचते हैं कि क्या इस प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है, क्या इसने डोमेस्टिक में या किसी लेवल के ऊपर वो परफॉर्मेंस दी है। कि प्लेयर्स लाना का मकसद होता है 10 साल के लिए उसको खिलाने के लिए, ना कि 10 घंटों के लिए। ठीक है आकिब भाई, अब इसमें ऑब्वियसली जो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 10 अक्टूबर तक ऑब्वियसली आपके पास डेडलाइन है, तो आप जब चाहे तब्दीली कर दें, उसके बाद तो ऑब्वियसली आपको फिर इंजरी रिप्लेसमेंट लेना पड़ती है। आपके ख्याल में अगर आप चीफ सिलेक्टर हो आकिब भाई आज और आपको मौका मिले इस टीम में कुछ इन और आउट करने का, आप क्या बदला करेंगे? लोग खुश नहीं है इस टीम से, आप सोशल मीडिया पर जाके देख रहे होंगे, मीडिया भी आपसे सवालात कर रहा है, पीपल वर अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता है कि आप शर्जील, फ़खर, सरफराज, मतलब आपकी बात ठीक है शर्जील के मामले पर, लेकिन आप एटलीस्ट उनको कैरी कर रहे थे। वर्ल्ड कप से पहले आप उन लोगों को बाहर करके फिर आप खुशदिल को, आसिफ को और इसी तरह आप आजम खान को लेकर आ जाएं। आप अगर चीफ सिलेक्टर आके भाई, आप क्या तब्दीली करेंगे स्क्वाड में? वर्ल्ड कप में किसको लेके जाएंगे? देखिए, मैं तो वो काम करूंगा कि जो इन्होंने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, जिनके ऊपर पिछले 1-2 साल से बैंक किए हुए हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई है, उनको आज वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है लोगों को, प्लेयर्स को। इवन मुझे ये नहीं पता कि अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, क्योंकि इन्होंने देखने ही नहीं दिया, किसी को चलने ही नहीं दिया। सर हम बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट नहीं लेके जा रहे, टीमों को डरा रहे हैं। हम देखें
हम वो लोग ला रहे हैं, पता ही नहीं है, आकिब जावेद को भी नहीं पता, अब्दुल गफ्फार को, आवाम को भी नहीं पता। सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है? आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप देख लेना कि मुझे अगर आप कहें कि क्या आसिफ अली अच्छा था तो फिर निकाला क्यों? क्या खुशदिल ने कितने मैच खेले हैं और उसको लाए, उसको कितने मैच दिए, उसको निकाल दिया। कभी इफ्तिखार आता है, कभी वो लड़का जो है यंग वन हैदर अली आता है, कभी कोई आता है, कोई जाता है। लोग टूर्स पे जाते हैं डोमेस्टिक में, जैसे मिसाल आगा सलमान की मैं देता हूँ कि उसने ढेर कर दिए रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर डोमेस्टिक के अंदर। आपने उसे टेस्ट में टूर कराया डाल के, अगले टूर के ऊपर टेस्ट से निकाल के उसको वनडे में डाल दिया, फिर अगला टूर आया आपने उसको सबसे निकाल दिया। और ये एक मिसाल नहीं, सलाउद्दीन लड़का जो है जी, उस्मान सलाउद्दीन, उसके साथ ऐसे किया। अब ये कितने लोग हैं कि जिनको बगैर खिलाए लाए, बगैर खिलाए निकाला। ऐसे प्लेयर जिन्होंने इन्होंने मौका दिया, इनके मुताबिक वो नहीं परफॉर्म कर पाए, उनको वापस भेजा। और विदाउट एनी परफॉर्मेंस, होता है ना कि एक बंदा पीएसएल में या नेशनल T20 में किसी जगह के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के टीम में वापस आते हैं। ये तो अब ये हो रहा है कि जिसको खिलाया था वो पहले वाले से भी बुरा निकला था, इसलिए पहले कम बुरे वाले को वापस ले आओ। तो रेस ये है कि जनाब कम बुरा कौन है और थोड़ा सा ज्यादा कौन है। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर वर्ल्ड T20 में हमें भारत से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और बड़ा टफ कंपटीशन है। इन टीमों के खिलाफ क्या हम कम्पीट कर पाएंगे, जीत सकेंगे? हमारी तैयारी क्या है? या हमेशा जैसे हम कहते हैं जी दुआओं पर टीम चलेगी, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम जीतने में खुश आमदीद। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद है। आकिब भाई, आपका स्कॉट पे आखिरी में एक कमेंट ले लूँ, फिर वर्ल्ड कप के मैचेस की जाने पड़ेंगे। अब चूंकि टीम अनाउंस हो गई है, लेकिन अभी वक्त तो बाकी है। आपके ख्याल में क्या इसको लॉक कर दें या समझदारी का मुताबिक करते हुए 13 तारीख को जब रमीज राजा साहब ऑफिशियली, वैसे तो मामला सारी बातें इस वक्त सारे मामला के पीछे वही हैं, क्या आके कोई तब्दीली करनी चाहिए इक्का दुक्का? देखिए तब्दीली क्या करेंगे, अगर वो बाबर आजम की बात मानते हैं तो वो तो शेर मलिक की बात कर रहे हैं, वो सरफराज की बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप शेर मलिक आ भी जाता है या सरफराज आ भी जाता है, तो सरफराज ने तो बैठना है बेंच के ऊपर, तो फायदा कोई नहीं है। मलिक को आप लेके आ रहे हैं तो मलिक को अब वर्ल्ड कप क्यों खेलना है, उससे पहले क्यों नहीं खेलना था? ठीक है, बाबर आजम कप्तान उनसे पूछेंगे भाई अगर आपको शोएब मलिक पसंद थे जी तो अचानक कैसे पसंद आ गए? और आकिब भाई, ये जो खबरें आई हैं कि बाबर आजम खुश नहीं है कप्तान सिलेक्शन से ऊपर, ये जो अगले दिन खबरें आ जाना कोचेस की तब्दीली के बाद, ये पाकिस्तान क्रिकेट का क्या इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है? और ये खबरें आप बड़े अच्छी तरह समझते हैं सारे मामला को, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? और फिर ये चीज़ खबरों का चलना, बाबर आजम खुश नहीं थे तो उनको क्या चेयरमैन को बता नहीं देना चाहिए या ये खबरें मीडिया में आएंगी? देखिए मेरी बात सुने, जो पॉइंट की बात है ना, ये वसीम खान गायब है आजकल डिस्कशन से। ये जो कुछ हुआ है इसकी सारी जो जिम्मेदारी क्रिकेटिंग अफेयर्स सारी चीजें जो है उनकी जिम्मेदारी जो है वो वसीम खान के ऊपर जाती है। वसीम खान ही ने एक मिसबाह को कोच लगाया जो कि कभी एक दिन जिन्होंने कोचिंग नहीं की, यही वकार यूनुस को 5वीं दफा लेकर आए वापस। इन्होंने ही सारा कुछ जो है वो चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच मिसबाह को वसीम खान ने बनाया। जी, टेस्ट कैप्टन अजहर अली भी अपॉइंट किए थे। जी जी जी। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अब जो खबरें आ रही हैं, ये अगर जो पाकिस्तान का जो मीडिया डायरेक्टर है समीउल हसन जो है जी जी, वो किधर गए? वो घर तो नहीं चले गए? उन्होंने कंट्रोल नहीं करना, डैमेज कंट्रोल नहीं करना, इस तरह की चीजें कप्तान के साथ, क्या मानी साहब चेयरमैन थे वही इंटरेक्ट करके उन्होंने बोर्ड को संभाले हुआ था। अब इसका कोई वहां वाली वारिस नहीं रह गया। तो फिर वसीम खान और ये समीउल हसन जैसे लोगों का आपने करना क्या? और ये मैं आपको बताऊं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये रमीज राजा को आने से पहले कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और मैं आपको बताऊं, असूल की बात, सारे मीडिया की बात कर रहा हूँ, जितने हम क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जब कोई बंदा आता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। उसके आने से पहले आप कैसे असम्पशंस में चले जाते हैं, जी उन्होंने उनसे ये नहीं होना, उनसे वो नहीं होना। अब उनको टाइम तो दें। जब ये मानी साहब आए थे, वसीम खान आए थे, तो मैंने खुद कहा कि यार दिस इज गुड, क्योंकि इनका बैगेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, ये आएंगे हमारी। अच्छा आके भाई चंद मिनट बाकी हैं, अब मानी साहब तो चले गए घर, वसीम खान अपने ओहदे पे मौजूद हैं और सारे फैसले उनके थे, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए उनका मुस्तकबिल? देखिए, असूलन तो जब एक चेयरमैन आता है तो उसकी जो कोर एक कमेटी होती है, उसके लोग होते हैं, जब वो जाता है उनको खुद चले जाना चाहिए। क्योंकि अब देखें, अब वो जो बैगेज है, रमीज राजा उनको कैसे उस बैगेज को लेके चलेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और हो रहा है वो वसीम खान की पॉलिसीज के ऊपर हुआ। ठीक है, उसमें आपकी कोच के ऊपर हुआ, मिसबा के पास आया, वकार के पास आया, आपके जो नदीम खान है वो उनको मेरिट के ऊपर नहीं लगाया गया एकेडमीज का हेड। तो ये जो खास 4-5 लोग हैं, इनको तो चेयरमैन के साथ जाना चाहिए। जिस तरह से अगर मिसबा गया है तो वकार ने कहा जी कि हमारी जो टीम है, जो एक कोर हमारा था, अगर वो नहीं है तो मैं कैसे कहूँ जी कि मैं अब कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर मीडिया समीर हसन बर्नी साहब का आपने जिक्र किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको भी ज़रूर मौका दूंगा कि जो आपने बात की, लेकिन आपके ख्याल में ये जो आज खबरें आई हैं, सब कुछ हुआ है, इस पर बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी थी और या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि जैसे आपने भी कहा और मेरा भी ख्याल है कि ये बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की जो एक क्रिकेट का जो डैमेज है ना, वो मेर डैमेज हो रहा है। पहले कोचेस के जाने के बाद सिलेक्शन का सारा मामला, और अब कप्तान खुश नहीं है और ये सारे दुनिया में खबरें चल रही हैं। देखिए, बात तो ये है कि अब हमें ये पता तो चल गया ना कि ना वसीम खान के पास कोई लीडरशिप है, वो नहीं कंट्रोल कर पाए जब बानी साहब गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं इस सिस्टम को चला पाए। ये वसीम खान के पास क्रिकेटिंग अफेयर्स थे। समीउल हसन जो कि आईसीसी से आए से, हमने सब ने कहा कि आप जो है ना मीडिया अच्छी तरह चलेगा, प्रोफेशनल तरीके से चलेगा, तो वो तो लगता है सो गए हैं। कैसे हो सकता है आपका जो कप्तान है वो उसकी बात सामने आ जाए कि इज नॉट हैप्पी विद द सिलेक्शन, और रमीज राजा ने उनकी बात नहीं मानी और वो प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहते थे और वो नाराज है। तो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। उनसे पूछे समीउल हसन से कि आप सोए हुए जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, उनसे बात करेंगे, उनको मौका देंगे, अपना मौका दें। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमेशा की तरह ज़बरदस्त तबसरों का, और उम्मीद करते हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं, कम से कम कल अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए, क्योंकि अब जितनी आनी थी वो तो 3 दिन में आ गई हैं, वही संभालना सबके लिए मुश्किल हो गया। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर खेलों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, क्रिकेट के बाद बात करते हैं कुछ दीगर खेलों की भी, और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमने ओलंपिक्स में भी देख लिया कि वहाँ पर तलहा तालिब और अरशद नदीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी है, लेकिन एक और हमारे साथ हीरो मौजूद हैं, इरफान महसूद, और जिनके 43 जो है रिकॉर्ड हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो मिक्स मार्शल आर्ट के तमाम तर मुजाहिरे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और डिस्प्ले हैं। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 43 वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलना बहुत आसान है, इनको अटैम्प्ट करना, फिर इनके लिए मेहनत करना, तैयारी करना, फिर इनकी अप्रूवल आना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इरफान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपकी परफॉर्मेंसेस पर। क्या कहेंगे, ये जो सब प्रोसेस है कितनी मेहनत होती है, और आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जो तैयार हो रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपने जो इज़हार ख्याल है इसके लिए बुलाया। यकीनन 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करना और फिर वहां से सक्सेसफुल अप्रूवल होना, इस पे काफ़ी मेहनत दरकार होती है और काफ़ी टाइम इसके लिए चाहिए। ठीक है इरफान, कुछ अपने बारे में बताइएगा कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया, आपकी अकेडमी
वज़ीरिस्तान में भी, इसके अलावा पेशावर में भी आप अक्सर नज़र आ रहे होते हैं, तो कुछ बताइएगा एकेडमी जो इस्टेब्लिश है कि कब बनाई आपने, मकसद क्या था, ये सारी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है, ये जो मुख्तलिफ 43 रिकॉर्ड्स हैं इनके आइडियाज़ कहाँ से आपके दिल में आते हैं इरफान? जी बिल्कुल, एकेडमी जो मेरी है ये डेरा इस्माइल खान में मैंने बनाई है 2015 में, क्योंकि हम वज़ीरिस्तान से HITPs डेरा इस्माइल खान आए थे। जी जी। तो यहाँ पे फिर जो हमारे वज़ीरिस्तान के अक्सर जो बच्चे थे वो यहाँ पे ज़ाया हो रहे थे, तो उनके लिए एक मैंने मार्शल आर्ट्स एकेडमी बनाई। फिर ऐसा ऐसा दिमाग में ही ख्याल आता रहा कि इनको सिर्फ मार्शल आर्ट्स करवाना भी नहीं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, फिर वर्ल्ड लेवल पे इनको लेके जाना। तो यही सबसे बेस्ट जो मुझे लगा कि यहाँ पे क्योंकि एसोसिएशन फेडरेशंस अक्सर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ज़ाया करवा देते हैं, तो उनसे बेहतर यही था कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके लिए मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मैंने सर्च किए, उनके लिए फिर वो रिकॉर्ड्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। बाकी मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स भी मेरे साथ हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल वगैरह जीते हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इरफान 43 हो गए, नेक्स्ट सेंचुरी के तो आप करीब हैं, लेकिन टारगेट क्या है, कितने और रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे और क्या तैयारी चल रही है फ्यूचर की? मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए मैं बनाऊं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 43 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं। इसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल नहीं थी। एक रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने के लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने प्रैक्टिस दरकार होती है। इसके लिए प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। बगैर स्पॉन्सर के रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करना ये एक हद तक तो मैं कर लूँगा, लेकिन आगे फिर मेरे लिए मुश्किल है। बिल्कुल, आपने ठीक है। इरफान, यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि बेसिकली आपकी जो आप करते हैं क्या है, किस तरह ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, अपने एक्सपेंस हैं जो आपके फाइनेंस हैं, और ये तो बड़े मुश्किल, और कहते हैं ना आजकल के दौर में तो बंदा घर चला ले और यहाँ तो आपने रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारी चीज़ों को बार बार तोड़ना है, बनाना है, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ों की मेहनत करनी है। सो क्या मुश्किलात हैं? आज आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, या जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात से आप गुजर रहे हैं और क्या हेल्प चाहिए आपको? मुश्किलात तो ये है कि पहले तो मेरे वालिद साहब जिंदा थे, मेरी वालदा साहब जिंदा थे। घर का वो दोनों की डेथ हो गई है। अब मैं घर का बड़ा भी हूँ, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं जी। एक हद तक मैंने कोशिश की कि मार्शल आर्ट्स को मैं प्रमोट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूँ। अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको कुछ प्लेटफॉर्म भी मैंने प्रोवाइड किए। आगे यहाँ पे जो हमारे हालात चल रहे हैं, क्योंकि बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के कोई भी चीज़ आप एक हद तक कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें तसलसल आप जारी नहीं रख सकते। तो हमारी जो क्लब के एक्सपेंसेस वगैरह है, फिर मेरे अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह है, उनको चलाने के लिए तो मुझे अभी या गेम मुकम्मल छोड़नी पड़ेगी। जॉब करते हैं आप अभी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या कैसे आप सारा ये गुजर बसर करते हैं, अपना जो सारे एक्सपेंस है मैनेज कैसे करते हैं? मैंने एमफिल की थी, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स साइंसेज में भी मास्टर की, तो पहले उन चीज़ों में मैं मसरूफ था। साथ में मार्शल आर्ट्स की एकेडमी थी, वो भी चला रहा था। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो अभी मैं जॉब या प्राइवेट कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट 43 आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आखिरी में क्विकली पूछ रहा हूँ, कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने, वज़ीर-ए-आला ने, गवर्नर ने, किसी ने, मिनिस्टर ने आपको अप्रिशिएट किया, कभी फ़ोन किया, कोई अप्रिसिएशन मिली आज तक? गफ्फार भाई, आपने गवर्नर और वज़ीर-ए-आला की बात की। यहाँ पे बदकिस्मती से डेरा इस्माइल खान के जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, उन्होंने अभी तक रब्ता नहीं किया, तो वज़ीर-ए-आला या गवर्नर हमसे क्या रब्ता करेंगे? चलिए, मेरी कोशिश होगी इरफान के मैं ज़रूर आपके तमाम अपडेट देता रहूँ और साथ साथ आपकी हौसला अफजाई भी होते रहे। आई होप के मुतालिका हुकाम ने ये प्रोग्राम या उसकी क्लिपिंग जब बाद में देखेंगे तो उन्हें कुछ एहसास हो कि कम से कम मदद नहीं कर सकते तो अप्रिसिएशन ज़रूर करें, ताकि ये हमारे लिए 43 रिकॉर्ड बना चुके हैं, 143 तक भी जा सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।